हेलो दोस्तों, मैं ललित पांडे। मेरे यूट्यूब चैनल पांडे क्लास में स्वागत है। दोस्तों माफ़ी चाहता हूँ, एक बहुत दिनों से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था। सॉरी दोस्तों, कुछ मेरा असाइनमेंट्स कुछ इग्नू के कुछ थोड़ा बिजी था शेड्यूल, इसलिए अब से मेरी रेगुलर वीडियो आएगी। ठीक है दोस्तों, और कल से मेरी कहते हैं इकोनॉमिक्स की एक और वीडियो अपलोड होगी सुबह, और साथ में पॉलिटिकल की भी हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब से रेगुलर वीडियो बनेगी। तो दोस्तों हम क्लास को चालू करते हैं। देखिए दोस्तों, हम पिछले क्लास में पढ़ चुके थे उपभोक्ता वस्तु पूंजीगत वस्तु, बहुत अच्छे से। ठीक है दोस्तों, तो उसी का कुछ पार्ट है नोट में कि सभी मशीनें पूंजीगत वस्तुएं नहीं होती। सभी मशीनें पूंजीगत वस्तुएं नहीं होती। देखिए इसमें पहला पॉइंट है, और दूसरा पॉइंट है सभी पूंजीगत वस्तु उत्पादक वस्तु होती, किंतु सभी उत्पादक वस्तुएं पूंजीगत वस्तुएं नहीं होती। देखिए ये जो पहला पॉइंट है, थोड़ा आपको पढ़ने में थोड़ा समझ नहीं आया हो कि क्या पढ़ दिया मैंने, क्या है ये। देखिए चीज़ें क्लियर करिए, याद करिए कि पूंजीगत वस्तुएं क्या होती हैं, उपभोक्ता वस्तुएं क्या होती हैं। ठीक है, अब आप इसमें देख रहे होंगे कि उत्पादक वस्तु एक नई जुड़ी है। देखिए इसमें कोई कंफ्यूजन वाली कोई बात नहीं है, ये कोई स्पेशली कोई ये वेरीफाई करे, कोई अलग से डेफिनेशन नहीं निकाली गई। उत्पादक वस्तु वही है। उत्पादक वस्तु क्या, वो वस्तु होती हैं जो किसी और वस्तु का उत्पादन करती हैं, किसी और वस्तु का उत्पादन करती हैं, वो उत्पादक वस्तु होती हैं। जैसे कच्चा माल होगा, कच्चा माल क्या है, किसी और को उत्पादन कर रहा है। प्लांट मशीन क्या है, किसी और को उत्पादन कर रहा है, तो उत्पादक वस्तु हैं। ठीक है दोस्तों, तो वही चीज़ है। तो पहला पॉइंट देखिए, सभी मशीनें पूंजीगत वस्तुएं नहीं होती। इसमें बोला है कि देखिए हमने पढ़ा था पूंजीगत डेफिनेशन में कि देखिए देख लेते हैं दोबारा से कि पूंजीगत वस्तुएं हैं जिनका उत्पादन की प्रक्रिया में कई वर्षों तक प्रयोग किया जाता है और जिनका उच्च मूल्य होता है। ये उत्पादकों की स्थिर परिसंपत्तियाँ होती हैं। इन्होंने बोला कि पूंजीगत वस्तु जिनका उत्पादन की प्रक्रिया बहुत ही लंबे समय के लिए होती है, यानी कि आप उसको प्रोडक्शन में काफ़ी लॉन्ग टाइम के लिए यूज़ कर सकते हो, और उनका जो प्राइस होता है वो काफ़ी एक्सपेंसिव, वो काफ़ी हाई होता है। ठीक है दोस्तों, और ये उत्पादकों की स्थिर परिसंपत्तियाँ होती हैं। स्थिर यानी कि स्टेबल, कंस्टेंट, स्थिर रहती है, यानी कि जो ट्रांसफर, जैसे प्लांट मशीन मैंने बोला था, ठीक है, उसको आप एक जगह दूसरा हिला नहीं सकते, तो स्थिर वो परिसंपत्तियाँ होती हैं। ठीक है, अब इसको पहला पॉइंट को पढ़िए, क्या बोला दोबारा से, सभी मशीनें पूंजीगत वस्तुएं नहीं होती। आप अब इसमें क्या बोला है कि सभी मशीनें, यानी कि हर सारी मशीनें पूंजीगत वस्तुओं में नहीं लाओगे आप। देखिए जैसे हमने पहले में पढ़ा था अंतिम और मध्यवर्ती में, याद करिए। देखिए चीज़ों को क्या कनेक्ट करना सीखिए एक दूसरे टॉपिक से, ठीक है, तो बहुत इजी हो जाएगा आपका ये इकोनॉमिक्स। इसमें बोला है कि देखिए हमने पहले पढ़ा था अंतिम और मध्यवर्ती। ठीक है, तो अंतिम और मध्यवर्ती में हमने एंड में पढ़ा था कि सारी मध्यवर्ती वस्तु अंतिम होती हैं, लेकिन सारी अंतिम वस्तुएं मध्यवर्ती नहीं होती, पढ़ा था हमने। तो सेम वैसे ही है यहाँ पे कि सभी मशीनें पूंजीगत, और उसमें क्यों नहीं होती, तो वो किस लिए नहीं होती, वो यूज़ पर डिपेंड करती है। तो यहाँ पे भी यूज़ पर डिपेंड करती है, सेम वही। अब देखिए यहीं पे सभी मशीनें पूंजीगत वस्तुएं नहीं होती, यानी कि जितनी भी टोटल मशीन होंगी जरूर थोड़ी सारी पूंजीगत हो। पूंजीगत यानी सारी थोड़ी उत्पादन में लगी हो, प्रोडक्शन के रूप में लगी हो, पूंजी का निर्माण कर रही हो, जरूर थोड़ी है। जैसे कि मैं आपको उदाहरण लेकर बताऊँ एग्जाम्पल के, जैसे एक दर्जी है। दर्जी क्या मशीन है, सिलाई मशीन, वो उसके लिए स्थिर संपत्ति है और उसके लिए पूंजीगत वस्तु है वो मशीन। उससे वो सिलाई कर रहा है, सिलाई करके कमा रहा है, ठीक, अपना उत्पादन कर रहा है कपड़े का उत्पाद। ठीक है, तो वो उसके लिए पूंजीगत वस्तु है ये मशीन, ये सिलाई मशीन। यही सिलाई मशीन किसी हाउस होल्ड, किसी गृहिणी के घर पे हो, सेम, तो क्या ये तब ये पूंजीगत वस्तु रहेगी? नहीं रहेगी ना। क्यों? क्योंकि अब वो क्या है, एक गृहिणी, एक हाउस होल्ड यूज़ कर रहा है, उससे वो उत्पादन थोड़ी करेगा। वो अपने रोज़मर्रा की चीज़ों को सीलेगा या रोज़मर्रा की चीज़ें अपनी ज़रूरतों के लिए बनाएगा। ठीक है चीज़ें, तो कोई पैसों के लिए या प्रोडक्शन के लिए नहीं करेगा। ठीक है, तो देखिए सेम मशीन, लेकिन यूज़ के डिफरेंस की वजह से, यूज़र के डिफरेंस की वजह से, जो उपयोग करता है उसकी भिन्नता के कारण वही मशीन पूंजीगत से किसी और श्रेणी में आ गई। ठीक है दोस्तों, इस पॉइंट का यही मतलब है। माफ़ी चाहता हूँ, बार ऐसा हो जाता है, समझाते वक्त थोड़ा फ़ोन हिल जाता है। तो यही है आपका कि सभी मशीनें पूंजीगत वस्तुएं नहीं होती। तो इसमें यही बोल रखा है, इसमें कोई खास है नहीं, चीज़ें समझ नहीं होती आपको। देखिए चीज़ें सब पढ़ाते नहीं हैं, मैं आपको इसलिए थोड़ा डीपली पढ़ाता हूँ ताकि आपको कहीं भी किसी भी चीज़ में कंफ्यूजन ना हो। मैं आपको बिल्कुल डीपली लेकर चलूँगा, टेंशन बिल्कुल डीपली एक चीज़ बताऊँगा आपको ताकि आप कंफ्यूज ना हो। दूसरा है, सभी पूंजीगत वस्तुएं उत्पादक वस्तुएं होती हैं, किंतु सभी उत्पादक पूंजीगत वस्तुएं नहीं होती। इसमें बोला है, देखिए दोबारा देखिए पहली लाइन को देखिए चीज़ों को थोड़ा देखिए। पहली बार पढ़ने में समझ नहीं आता तो दूसरी बार पढ़िए, तीसरी बार पढ़िए, जब तक समझ आया तब तक पढ़िए, क्योंकि जब तक समझ नहीं आएगा तब तक आप
आंसर नहीं लिख पाओगे। मान लो मुझे क्वेश्चन ही समझ नहीं आया तो उसका आंसर क्या लिखूँगा। अब मुझसे पूछा है लक्ष्मीबाई कौन है, अब मुझे समझ नहीं आया लक्ष्मीबाई, मैं कहूँ लक्ष्मीबाई तो मैंने पहली बार सुना, तो मैं क्या आंसर लिखूँगा। मुझे समझ आ जाएगी लक्ष्मीबाई कौन, अच्छा झांसी की रानी, तो मैं लिख दूँगा फट देनी बना के। तो ये सेम यही है कि देखिए दूसरा देखिए, सभी पूंजीगत वस्तु उत्पादक वस्तु होती हैं। पहला जो बोल रहा है कि जितनी भी आपके ऑल कैपिटल गुड्स हैं वो सारे सारे प्रोडक्शन गुड्स होते हैं, लेकिन सारे प्रोडक्शन गुड्स आपके कैपिटल गुड्स नहीं होते। देखिए अब आप थोड़ा कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ऐसा कैसे होता है, जब पूंजीगत उत्पादक है तो उत्पादक पूंजीगत क्यों नहीं है जी। अभी तो वही बात हो गई, जो चाचा वो भतीजा, भतीजा चाचा, तो चाचा कौन, मजाक कर रहा हूँ दोस्तों। तो इसमें ऐसी, तो देखिए इसमें क्या है, सभी पूंजीगत वस्तुएं उत्पादक वस्तु होती हैं, बिल्कुल सही बात है। और जितने भी उत्पादक वस्तुएं हैं वो सभी पूंजीगत नहीं होती, सभी पूंजीगत नहीं होती, होती हैं कुछ नहीं होती, जरूरी नहीं सारी होंगी, लेकिन पूंजीगत में ये कंपलसरी है कि सारी ही सारी उत्पादक होगी। अब देखिए मैंने आपको शुरुआत में डेफिनेशन बताई थी ये नोट से पहले कि उत्पादक वस्तुएं क्या होती हैं। उत्पादक वस्तुएं जिससे किसी और वस्तु का उत्पादन किया जाता है वो उत्पादक वस्तु होती हैं। जैसे कच्चा माल वो आपका उत्पादक वस्तु है, ठीक है, तो वो आपका क्या है, क्या कहलाएगा, पूंजीगत वस्तु है। लेकिन इसमें वो है एक तो ठीक है, उत्पादक वस्तु होती हैं। और जैसे कि मशीन प्लांट, कच्चे माल के अलावा मशीन प्लांट भी आ सकता है उदाहरण उत्पादक, क्योंकि वो भी तो उत्पादन कर रही है। उत्पादक मतलब कि वो किसी और का उत्पादन करे, तो मशीन प्लांट कच्चा माल ही आ जाता है। तो उसमें बोला सभी पूंजीगत वस्तु उत्पादक वस्तु होती हैं। अब जितनी पूंजीगत वस्तु होंगी सारी उत्पादक होंगी, जितनी पूंजीगत वस्तु, मशीन हो गया, प्लांट हो गया, ये सारी उत्पादक वस्तु हुई नहीं हुई। पूंजीगत वस्तु में क्या आता है, मशीन प्लांट आता है, तो सारी उत्पादक वस्तु हुई, ठीक है। तो सारी जितनी पूंजीगत वस्तु सारी उत्पादक होगी, सारे उत्पादन क्या कार्य करेगी, तभी तो पूंजी का निर्माण कर रही है, सोचने वाली बात है ना, ठीक है। और जितनी भी स्थिर परिसंपत्तियाँ हैं, पूंजीगत वस्तुएं कौन सी होती हैं, स्थिर परिसंपत्ति होती है। देखिए फिर से डेफिनेशन देख लीजिए, कंफ्यूज होने की वाली बात नहीं है। स्थिर परिसंपत्तियाँ होती हैं, एंड वाली लाइन देख लीजिए, स्थिर परिसंपत्तियाँ होती हैं। तो सारी स्थिर परिसंपत्तियाँ पूंजीगत होती हैं। तो जितनी स्थिर परिसंपत्तियाँ जो हैं, जितने भी आपके जो कॉन्स्टेंट जो आपकी जितनी भी हैं, वो सारी सारी प्रोडक्शन गुड होगी ना, क्योंकि सारे प्रोडक्शन कर रही है। और जितनी भी स्थिर है वो पूंजीगत है। तो इस हिसाब से सारी जितनी पूंजीगत वस्तुएं हैं वो आपकी उत्पादक वस्तु होंगी। अब इसमें बोला किंतु सभी उत्पादक वस्तुएं पूंजीगत वस्तु नहीं होती। देखिए अब इसमें अब उत्पादक में कौन कौन सी वस्तु आती हैं, प्लांट मशीन। प्लांट मशीन तो बैठ जाएगी क्योंकि वो तो स्थिर है, तो पूंजीगत हो जाएगी। लेकिन आपका आया था कच्चा माल, क्या कच्चा माल पूंजीगत हो पाएगा, सोचिए, कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर दे दीजिएगा। देखिए कच्चा माल क्यों नहीं होगा, कच्चा माल इसलिए नहीं होगा क्योंकि वो स्थिर नहीं है, स्थिर नहीं है। और उसका जो प्रयोग है वो कई वर्ष तक नहीं होता। उसका प्रयोग क्या होता है, एकल प्रयोग होता है, एक बार प्रयोग होता है। अब मान लो मैंने जो कुर्सी बनाने वाली लकड़ी यूज़ करी एक बार, उसको बाबा थोड़ी लकड़ी बना, उससे कुर्सी बना पाऊंगा, एक ही बार तो कुर्सी बना पाऊंगा एक लकड़ी से, तो वो एकल प्रयोग हुआ ना, वो कच्चा माल। और वो स्थिर तो हुआ नहीं, वो पहले लकड़ी थी, अब वो कुछ कुर्सी बन गई, वो स्थिर रही। तो क्या है ये, तो क्या ये पूंजीगत वस्तु में आ जाएगी, नहीं। लेकिन जितनी पूंजीगत वस्तु होती हैं, जितनी स्थिर परिसंपत्ति होती है, वो तो उत्पादक होगी, वो तो प्रोडक्शन कर रही हैं। उत्पादक वस्तु की डेफिनेशन यही तो है, ठीक है। तो ऑल इसलिए पूंजीगत वस्तुएं सारी उत्पादक होती हैं, लेकिन सारी उत्पादक वस्तुएं पूंजीगत नहीं होती। यानी कि कच्चा माल कभी, क्योंकि उत्पादक वस्तु में कच्चा माल भी तो आएगा, वो भी तो उत्पादन के कार्य में लगती है, वो भी तो उत्पादन करती हैं, लेकिन वो पूंजीगत नहीं होंगी। देखिए चीज़ें क्या है, ये बहुत ईजी है, पर थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ता है। देखिए इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो ये 2 पॉइंट थे, आशा करता हूँ आप लोगों को समझ आए होंगे। अब हम पढ़ते हैं अपने नए टॉपिक में, निवेश की अवधारणा तथा प्रकार। हमारा नेक्स्ट भयानक सा टॉपिक, मजाक करूँ, भयानक नहीं है, निवेश की अवधारणा तथा प्रकार। देखिए इकोनॉमिक्स के छात्रों को ये बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए कि उत्पादन क्या होता है, उत्पादक क्या होता है, उपभोग क्या होता है, उपभोक्ता क्या होता है, ठीक है, निवेश क्या होता है, ये चीज़ें पता होनी चाहिए आपको। किसी ने 11th में बहुत अच्छे से थी स्टैटिक्स में, पहले चैप्टर में बता रखा था डेफिनेशन सबकी। और जिसको नहीं पता वो ध्यान से देख लीजिए, और जिसको पता है वो भी ध्यान से देख लीजिए। देखिए निवेश क्या है, निवेश पूंजी निर्माण की एक प्रक्रिया है, अथवा देखिए 2 डेफिनेशन एक तरह से आप ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, ठीक है। पहला क्या, निवेश पूंजी निर्माण की एक प्रक्रिया है। देखिए निवेश यानी कि पूंजी की निर्माण की, यानी कैपिटल जनरेट करने की एक प्रोसेस है वो, जिससे कैपिटल सृजन, कैपिटल का निर्माण होता है, वो एक ऐसी प्रक्रिया निवेश,
ठीक है। या आप इसको ये भी बोल सकते हो कि निवेश पूंजी के स्टॉक में शुद्ध वृद्धि से है। निवेश से अभिप्राय पूंजी के स्टॉक में शुद्ध वृद्धि, यानी कि पूंजी के निर्माण करो, पूंजी के स्टॉक में वृद्धि, बात तो एक ही है। अब बताता हूँ कैसे कैसे मैं बताता हूँ, बस थोड़ी लैंग्वेज चेंज हो गई है, लेकिन दोनों का जो कंसेप्ट है, जो दोनों की बोलने की जो मीनिंग है, वो दोनों सेम ही लिखा है। आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि आपने कोई बिजनेस स्टार्टअप करा, ठीक है, आपने स्टार्टअप करा थोड़ा कोई छोटा सा बिजनेस, ठीक है, तो उसमें आपने 10,000 लगाया शुरुआत में। वो क्या है, लगाना क्या हो गया, वो निवेश करा आपने, इन्वेस्ट करा, इन्वेस्ट, ठीक है ना। वो आपने 10,000 लगाए, पूंजी, वो पूंजी का निर्माण हुआ, है ना। स्टार्टअप में वो पूंजी का निर्माण हो गया ना 10,000 का। अब आपको थोड़ा सा प्रॉफिट हुआ तो आपने थोड़ा सा अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए, स्टार्टअप बढ़ाने के लिए सोचा कि अब थोड़ा प्रॉफिट होने लग गया है, ठीक है। आपको मतलब प्रॉफिट मान लो 30,000 का प्रॉफिट हुआ आपको 10,000 लगाने पे। आपने सोचा कि यार मैंने जब 10,000 में 30,000 कमाया है, ठीक है, अगर मैं 10 और बढ़ा दूंगा तो मैं 60,000 कमा सकता हूँ, उससे डबल, है ना। तो आपने क्या है, अब आपने इन्वेस्ट क्या है, प्रॉफिट होने पे बढ़ा दिया, 10,000 और लगा दिया। तो अब देखिए, जो आपने इन्वेस्ट पहले कितना करा था, 10,000, अब आपका क्या है, पूंजी का निर्माण नहीं हुआ, एक पूंजी का नया जनरेट नहीं हुआ, 10,000 और नहीं होगा, 20,000 नहीं हो गया, हुआ ना। या मैं ये कह लूँ कि पूंजी के स्टॉक में, स्टॉक मतलब क्या होता है, भंडार, एक तरह से जमा। स्टॉक मतलब ये तो होता है, जैसे वो हम बोलते हैं ना भाषा में कि सरकार के पास बहुत स्टॉक रखा पड़ा गेहूं का। स्टॉक मतलब क्या है, भंडार करके, स्टोर करके। तो वो हमने एक स्टोरी तो होता है निवेश, हमने बिजनेस में स्टोर कर दिया, वो 10,000 हमने बिजनेस के लिए लगा दिया, वहीं पे है। तो उसमें क्या है, पहले 10,000 थे स्टॉक, अब स्टॉक में क्या शुद्ध कितनी वृद्धि हो गई 10,000 की, और तो कितना हो गया 20,000। तो ये आपका क्या होता है, निवेश। समझ आया दोस्तों। तो आप ये भी लिख सकते हो, निवेश पूंजी निर्माण की एक प्रक्रिया है, या वो स्टॉक में शुद्ध वृद्धि है, ठीक है। इसको हम अगर हम इसको मैथमेटिक में, या इसको हम फॉर्मूला में लिखना चाहें तो कैसा बैठेगा, I = डेल्टा के। दोस्तों डेल्टा, आपने डेल्टा पढ़ा होगा 11th में, याद आया कुछ, इलास्टिसिटी में पढ़ा था आपने, मांग की लोच में, प्रतिशत विधि और पूर्ति की लोच में, ठीक है, प्रतिशत विधि में डेल्टा पी अपन में, सॉरी डेल्टा क्यू अपन में डेल्टा पी, याद आया कुछ, P इंटू पी अपन में क्यू। बताता हूँ कैसे। देखिए डेल्टा का, देखिए जहाँ भी डेल्टा आपको लगा दिखता है, ये डेल्टा क्यों बोलते हैं, क्योंकि डेल्टा क्या होता है, क्योंकि डेल्टा जो आपका रियल डेल्टा होता है, सुंदर डेल्टा, वो क्या ट्रायंगल शेप में होता है, ये भी ट्रायंगल में, तो उसे डेल्टा बोला जाता है। जब आपको डेल्टा का जो मीनिंग होता है वो होता है चेंज, परिवर्तन, बदलाव। डेल्टा का मतलब ये होता है। अब के क्या है, अब देखिए इसको, अगर हम इसको, मैंने इसके लिखा है कि आई हमारा क्या है, निवेश। आई को हम निवेश, इन्वेस्टमेंट को आई से डिनोट करते हैं, और इस गोल्डू में डेल्टा के मतलब वर्ष के दौरान पूंजी के स्टॉक में परिवर्तन, यानी कि एक वर्ष के दौरान आपका कितना पूंजी के स्टॉक में परिवर्तन हुआ। परिवर्तन मैंने बोला ना, डेल्टा मतलब क्या होता है, परिवर्तन, ठीक है। और आपको यहाँ पे के पता लग गया, के क्या होगा, पूंजी का स्टॉक होगा फिर तो के। और के हमेशा आपने देखा होगा कि आपने 11th में आपने पढ़ा होगा, तो के क्या होता है, स्थिर होता है। देख लीजिए, अगर आपको याद हो, आपने उसमें जितना आप टेबल बनाते हो उसमें, अगर जिसमें जितने भी टेबल में, जैसे कि आपने परिवर्तन अनुपात का नियम पढ़ा होगा, तो उस टेबल में आपने के लिखा होगा, एल के, फिर MPTP। तो एल तो आपका लेबर, 1 2 3 4 5 लेबर तो चेंज होती रहती है, बढ़ती रहती है, लेकिन के आपकी जो भूमि होती है वो तो भूमि तो एक ही रहेगी, स्थिर रहेगी। प्लांट मशीन वो तो स्थिर रहेगा ना, तो स्थिर रहता है। तो यहाँ पे के क्या है, वो स्थिर रहेगा। पूंजी का जो स्टॉक है, जो शुरुआती स्टॉक है, वो तो हमेशा चेंज ही रहेगा, वो सेम ही रहेगा। आपने इन्वेस्ट कितना करा पहले, 10,000, स्टॉक तो 10,000 था। अब आप कितना भी बढ़ जाए, लेकिन फिर भी जो स्टार्टिंग स्टॉक है, स्टार्टिंग स्टॉक की बात यहाँ पे की जा रही है, ठीक है। स्टार्टिंग स्टॉक है वो क्या आपका 10,000 का, 10 साल भी स्टार्टिंग स्टॉक आपका 10,000 ही रहेगा, 20-30 साल, कितने साल भी आपका स्टार्टिंग 10,000 ही रहेगा लगाया, ठीक है। अब उसमें जो परिवर्तन है वो निवेश है, समझो, ठीक है। जो स्टॉक में कितना परिवर्तन वो निवेश है। अब थोड़ा और अच्छे से जान लेते हैं कि यहाँ पे आई का मतलब निवेश, के का मतलब पूंजी का स्टॉक जो मैंने बताया था, डेल्टा के मतलब एक लेखा वर्ष के दौरान, यानी वर्ष के दौरान, एक मतलब एक 1 ईयर के दौरान जो कितने भी आपके जो पूंजी का स्टॉक था, जो आपने पैसा लगाया तो उसमें कितना परिवर्तन हुआ है, ठीक है। अब निवेश भी आपके देखिए कई तरह के होते हैं, पहले 2 तरह के देखते हैं, स्थिर निवेश तथा माल सूची निवेश, यानी कि कॉन्स्टेंट स्टेबल आपका इन्वेस्टमेंट और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। देखिए स्थिर निवेश क्या होता है, स्थिरता को समझ आ गया होगा। देखिए
स्थिर। देखिए देखिए इसमें डेफिनेशन देखिए कितनी ईजी है, आप खुद से बना सकते हो, बस आपको पता होना चाहिए निवेश की डेफिनेशन। हमने निवेश की डेफिनेशन क्या पढ़ी थी कि एक लेखा वर्ष के दौरान स्टॉक में शुद्ध वृद्धि होना, निवेश की पड़ी थी। लेकिन यहाँ स्थिर लग गया, स्थिर मतलब स्थिर परिसंपत्तियों पर जो स्टॉक है उसके उसमें वृद्धि होना। स्थिर परिसंपत्ति जो आपने इन्वेस्ट करी है उसकी बढ़ोतरी होना, वो आपका स्थिर निवेश हो जाएगा। फिर देखिए डेफिनेशन में, एक लेखा वर्ष के दौरान स्थिर परिसंपत्तियों को स्टॉक में शुद्ध वृद्धि होना, ठीक है, जो आपकी स्थिर परिसंपत्ति है उनके स्टॉक में शुद्ध वृद्धि होना, वो आपका स्थिर निवेश होता है। उदाहरण दे रखा है मैंने बड़ा अच्छा सिंपल। वर्ष यानी वर्ष 2019 के आरंभ में एक उत्पादक के स्टॉक में 3 मशीनें थी तथा वर्ष 2019 के अंत में उसके पास 5 मशीनें हो जाती हैं, ठीक है। यानी कि 2019 के जो शुरुआत में आरंभ में 2019 का जब आरंभ हुआ था यानी न्यू ईयर पे, आपका क्या था, आपके पास शुरुआत में 3 मशीन थी उस समय। और मशीन क्या होती है, पूंजीगत वस्तु। पूंजीगत वस्तु कैसे होती है, स्थिर परिसंपत्ति, समझे ना। देखिए ये सारा टॉपिक देखो पीछे से कनेक्ट होते आ रहा है, नहीं, तो पीछे का आपको बैकअप बहुत अच्छे से याद रखना है। और जिसने भी मेरी वीडियो पहले की देखी नहीं वो देख सकते जाके, ठीक है, पांडे क्लासेस में। तो क्या है, पहले उसमें 3 मशीनें थी, लेकिन वर्ष के अंत में यानी कि वर्ष के जो एंड में, ठीक है, एंड में जो वर्ष आपका एंड है यानी कि लास्ट ईयर, न्यू ईयर और सॉरी लास्ट डेट जो, ठीक है, जो भी लास्ट मतलब जो भी है एंड में, तो आपके पास कितने हो गए, 5। तो आपके पास पहले कितने थे, 3 थे। 2019 में कितने थे, 3। अब कितने हो गए, 5। तो देख सकते हैं आपकी जो स्थिर परिसंपत्ति थी उसमें कितना का चेंज आया, कितना का परिवर्तन आया, शुद्ध 2 का। पहले 3 थे 5, तो 2 का क्या है, वो स्थिर शुद्ध वृद्धि है, ठीक है दोस्तों। तो ये स्थिर निवेश होता है। और इसको ज़रा मैं इसका जो एक तरह से फॉर्मेलिटिक में करूँ या इसको सूत्र में लिखूँ मैं, ठीक है, मैथमेटिक भाषा में लिखूँ तो क्या बैठेगा, देखिए सिंपल वही। अब देखिए फॉर्मूला देखिए, पता है होते ही नहीं है, ये बनाए जाते हैं, डेफिनेशन से ही बने हैं। देखिए इसमें कोई फॉर्मूला किसी ने रिसर्च करके बनाया, ये डेफिनेशन से बने। देखिए कैसे आप फॉर्मूला खुद से बना सकते हैं। आपने यहाँ पे स्थिर निवेश कैसे निकाला, यानी कितना स्थिर निवेश में शुद्ध वृद्धि हुई, वो आपने कैसे निकाला। जो आपने क्या करा, आपने 2 कैसे निकाला मुझे बताइए, प्लस का 2 कैसे निकाला आपने। जो अंत में जो स्टॉक था, अंत का जो स्टॉक था उसको किस में से माइनस करा, आरंभ वाले स्टॉक में से। 5 में से हमने 3 माइनस करा तभी तो 2 आया, तो सेम, तो वही तो फॉर्मूला है। देखिए अंतिम स्थिर स्टॉक माइनस आरंभिक स्थिर स्टॉक। अब आप सोच रहे होंगे कि हम पहले आरंभिक क्यों नहीं करते। देखिए आरंभिक इसलिए नहीं करते क्योंकि इसमें कोई माइनस में नहीं जाते। क्या आप माइनस में जाते हो, कोई भी आप में स्टॉक में वृद्धि होगी क्या माइनस में जाओगे, बात बताओ मुझे। अब क्या आपका माइनस में तो आएगा मशीन, नहीं ना। तो इसलिए यहाँ पे क्या आप जो हमारा जो स्टार्टिंग का होता है, जो हमारा स्टार्टिंग स्टॉक होता है वो भी माइनस में नेगेटिव में नहीं आता। तो इसलिए पहले जो लास्ट स्टॉक होता है, फाइनल स्टॉक होता है, उसको हम पहले रखते हैं और जो शुरुआत का स्टॉक होता है उसको हम बाद में रखते हैं। यानी कि अंतिम स्थिर स्टॉक माइनस आरंभिक स्थिर स्टॉक, जितना अंतिम होगा उसको माइनस कर देना है आरंभिक वाले में से। तो आपका क्या निकल जाएगा, कॉन्स्टेंट इन्वेस्टमेंट निकल जाएगी। सेकंड देखिए इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। देखिए इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट क्या होती है, इन्वेंट्री मतलब क्या होता है, माल सूची। देखिए माल सूची मतलब एक तरह से क्या होता है, स्टॉक होता है किसके का। देखिए माल सूची को उदाहरण आपको पहले बताता हूँ, डेफिनेशन पढ़ने से माल सूची का पढ़ लीजिए। तैयार वस्तुएं ब्रैकेट में बिना बिका, यानी कि तैयार वस्तुएं फाइनल गुड्स हैं, यानी बिकने के लिए बिल्कुल रेडी हैं, अपने फाइनल यूज़र के पास जाने के लिए रेडी हैं, लेकिन वो बिना बिका है, वो बिका नहीं है, वो भी स्टोर है, बिना बिका हुआ माल है, वो बिक नहीं पाया, ठीक है, वो बिना बिका माल है। दूसरा क्या है, अर्ध तैयार वस्तुएं, यानी कि जो अभी प्रोसेसिंग में अभी बन रही हैं, जो प्रोसेस में अभी फाइनल गुड्स बनने के प्रोसेस में, यानी अभी उनका प्रोडक्शन चल रहा है, अभी वो बन रही हैं, ठीक है। और दूसरा क्या है, तीसरा क्या है, कच्चा माल। ये आपकी माल सूची का उदाहरण है ये, ठीक है, कच्चा माल। यानी कि अब इसका डेफिनेशन क्या बन जाएगी, एक लेखा वर्ष के दौरान माल सूची के स्टॉक में शुद्ध वृद्धि से, यानी कि जितनी माल सूची के स्टॉक में शुद्ध वृद्धि होगी वो आपका क्या होगा, माल सूची होगा, माल सूची निवेश होगा, ठीक है। जैसे उदाहरण क्या है, देखिए जैसे कि आप पे देखिए माल सूची का जो स्टॉक में शुद्ध वृद्धि होना है वो कभी कभार क्या है अच्छी नहीं होती।
अगर आपके मन मुताबिक नहीं होगी। मैं बताऊँ कैसे, जैसे कि आपने तैयार वस्तु का, जैसे कि आपने 100 पीस बनाए किसी कपड़े के, ठीक है, और आपने मार्केट में सोचा कि देखो 100 पीस तो आप उतारते कभी है नहीं। कोई भी प्रोडक्टर होता है, वो जितना टोटल प्रोडक्शन करता है वो टोटल कभी मार्केट में उतारता है नहीं, वो उसका कुछ हिस्सा अपने पास स्टोर करके रखता है, ठीक है, जानबूझ के किसी कड़ी परिस्थिति आपातकाल में यूज़ होने के लिए, ठीक है दोस्तों। इस सरकार ने स्टॉक रखा था गेहूँ का, जो आज काम आ रहा है, ठीक है। तो उस पर क्या है, मान लीजिए 100 पीस बनाए उसने शर्ट के, और उन्होंने सोचा कि हम 60 मार्केट में उतारेंगे, 40 अपने पास रखेंगे, ठीक है। लेकिन अपनी मर्जी तो पूर्ति कर नहीं सकते। 11th हमने पढ़ा था मांग व पूर्ति के नियम। तो पूर्ति तभी होगी जितनी मांग होगी। ये तो सिंपल सी बात है ना भाई। मान लो मार्केट में 10 शर्ट की डिमांड चल रही है और आप 60 कैसे कर दोगे? वो फिर 50 तो बिकेंगे ही नहीं, घाटे में जाओगे ना। तो क्या है, यहाँ पे क्या आपका मन चाहा स्टॉक कलेक्ट नहीं होगा तो आपको क्या है, वो घाटे की स्थिति हो जाएगी, फिर लॉस की स्थिति हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे क्या है, घाटे की स्थिति। अगर मन चाहो तो वो फ़ायदा है इसमें। मान लो आपने 40 सोचा, 40 ही आपको क्या है स्टॉक मेरा, और 60 आपके क्या पूर्ति हो गए, ठीक है दोस्तों। तो शुद्ध वृद्धि कैसी, मनचाही शुद्ध वृद्धि होना, यानी जितना आप चाहते हो उतनी वृद्धि हो रही तो ठीक है। उससे ज़्यादा वृद्धि हो रही इन चीज़ों में तो फिर क्या आप घाटे में जा रहे हो, लॉस होगा। ये तो लॉस ही होगा ना भाई, ऐसी वृद्धि में क्या फ़ायदा, बिकेगा नहीं माल, पैसा लग गया, ठीक है दोस्तों। तो देखिए इसमें एक चीज़ और छोटी चीज़ है कि कहते हैं स्थिर निवेश का महत्व क्या होता है, ठीक है। स्थिर निवेश का इंपॉर्टेंस ऑफ आपको कॉन्स्टेंट इन्वेस्टमेंट के, इसका महत्व क्या होता है मैं बताता हूँ महत्व क्या होता है। देखिए स्थिर निवेश में जितनी वृद्धि होगी उतना ही हमारा प्रोडक्शन में वृद्धि होगी। इसका महत्व इसलिए है, इसमें यह है कि जितना इसमें वृद्धि होगी उतना ही हमारे प्रोडक्शन में और हमारे प्रोडक्शन में वृद्धि होगी। कैसे भाई, आप पे पहले 3 मशीन थी, 3 से आप 300 पीस बनाते थे, अब 5 मशीन है तो 5 से क्या 500 पीस बनाओगे ना, प्रोडक्शन ज़्यादा हो गया ना, तो ज़्यादा पूर्ति कर पाओगे ना, फिर आप ज़्यादा प्रॉफिट कमा पाओगे। तो स्थिर निवेश का महत्व इसलिए है कि इसमें जितना आपका स्थिर निवेश बढ़ेगा तो उतनी क्या आपकी क्या होगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा। लेकिन माल सूची का महत्व क्या है, माल सूची निवेश का महत्व क्या है? अगर देखिए इसमें मनचाहा स्टॉक इकट्ठा होता है तो आपको फ़ायदा होगा। मनचाहा से अनचाहा होता है, यानी कि जो आपने चाहा नहीं उससे ज़्यादा होता है तो आपको घाटे की स्थिति उत्पन्न होगी। तो ये इसलिए इस चीज़ के लिए इम्पोर्टेंट होता है कि इसमें क्या है, आपको प्रॉफिट इसी पे तय करता है, ज़्यादा प्रॉफिट इसी पे ज़्यादा तय करता है। अगर मनचाहा स्टॉक सही हो रहा है तो आपको प्रॉफिट होगा, नहीं होगा तो आपको लॉस में जाओगे आप, ठीक है दोस्तों। तो ये था आज की क्लास में दोस्तों। ये आज थोड़ी छोटी सी क्लास बन पाई, थोड़ा टाइम मुझे ना मिल पाने, थोड़ी मिलेगी। कल से बिल्कुल रेगुलर आपको अच्छी से मिलेगी, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो करिए, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों कुछ और भी नई इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आऊँगा मैं कुछ दिनों में। अब से मेरी रेगुलर आपको रोज़ ना एक दिन रोज़ आपको वीडियो देखने को मिलेगी, ठीक है दोस्तों। अदर सब्जेक्ट की मिलेगी, बेफिक्र हो गए। और मैं बिल्कुल एकदम डीपली पढ़ा रहा हूँ दोस्तों, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए और कमेंट तो करिए ज़रूर। जय हिंद, जय भारत।